Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savi Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्फिक्सियल डेथ के सेकेंड पार्ट पर, जहां पर हम बात करेंगे एनोक्सिया के बारे में एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एस्फिक्सिया को पढ़ा हुआ था। एस्फिक्सिया क्या होता है, इसके क्या बेसिक चीजें थी, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एनोक्सिया के बारे में और इसके जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एनोक्सिया है इसकी क्या डेफिनेशन है, तो बहुत सिंपल सा है। जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो रही हो, लैक हो रहा हो ऑक्सीजन सप्लाई का टिश्यूज में, सेल्स में, तो वो जो कंडीशन बनती है उसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। So it is lack of oxygen supply is known as anoxia. Absence of oxygen या फिर जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी तो उसको हम बोलेंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलेंगे एनोक्सिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एनोक्सिया के क्लासिफिकेशन की, तो इसको बेसिकली हम चार तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला आ जाता है आपका एनोक्सिक एनोक्सिया, सेकेंड है एनीमिक एनोक्सिया, थर्ड है स्टैग्नेंट एनोक्सिया और फोर्थ होता है आपका हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। अब जो आपका हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया होता है उसको भी आपका फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। तो पहले तो हम अगर बात करें कि जो आपका एनोक्सिया का क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया है, तो ये गॉर्डन्स हाइपोथेसिस है, उसके बेस पर ये आपका एनोक्सिया का क्लासिफिकेशन है, जहां पर इन्होंने इसको चार टाइप्स में क्लासिफाई करा है। एनोक्सिक एनोक्सिया की बात करें तो जहां पर ऑक्सीजन को ब्लड में एंट्री नहीं मिल पा रही होती है, जब भी ब्लड में ऑक्सीजन को एंट्री नहीं मिल पा रही होती है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एनोक्सिक एनोक्सिया। फॉर एग्जाम्पल हैंगिंग विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैकिया। अगर कोई हैंगिंग का केस है तो वहां पर जो ट्रैकिया रहती है बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल, तो ट्रैकिया के ही सपोर्ट से जो भी इंडिविजुअल होता है वो हैंग करता है, तो जो आपका ट्रैकिया वाला पोर्शन होता है वो आपका दब जाता है, प्रेस होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो इंटर नहीं कर पा रही होती है और आपके जो ब्लड है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। तो ये हो गया आपका एनोक्सिक एनोक्सिया। नेक्स्ट है आपका एनीमिक एनोक्सिया। तो एनीमिक एनोक्सिया का क्या मतलब हो गया कि ऑक्सीजन कैन नॉट गेट इनटू द ब्लड बट ब्लड इज इनकेपेबल ऑफ कैरिंग इट। सो बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड तक जा रही है बट ब्लड जो है वो उतना केपेबल नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर पाए, वो उसको कैरी कर पाए। तो ये चीज हो गई, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की जितनी भी पॉइजनिंग होती है तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो रही है बट जो आपका ब्लड है वो उसमें से ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज आपकी हो जाती है एनीमिक एनोक्सिया। तो यहाँ पर जैसे कि बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, तो जो आपका हेमोग्लोबिन हो जाता है वो आपका कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजनेशन का प्रिवेंशन हो जाता है, यानी कि ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैग्नेंट एनोक्सिया की, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड तक जा रही है एंड जो ब्लड है वो भी इस ऑक्सीजन को कैरी कर पा रहा है, लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेशन है वो आपका रुका हुआ है, वो आपका फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम बोल रहे हैं स्टैग्नेंट एनोक्सिया। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जो आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया तो ये आपका एक तरह का टाइप हो गया स्टैग्नेंट एनोक्सिया का। तो जो आपका एनोक्सिया के आगे टर्म जुड़ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। बहुत सिंपल है, एनोक्सिक का मतलब आपकी ऑक्सीजन की एंट्री ही नहीं हो रही है ब्लड में, एनीमिक का मतलब है ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है ब्लड में बट ब्लड केपेबल नहीं है उस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए, उसको कैरी करने के लिए। स्टैग्नेंट जहां पर आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड तक जा भी रही है, ब्लड उसको कैरी भी कर रहा है, लेकिन जो सर्कुलेशन है वो रुका हुआ है, उसमें फेलियर हो रखा है, तो इस वजह से इसको हम बोल देंगे स्टैग्नेंट एनोक्सिया। अभी ये तो आपके तीन हो गए, इसके बाद में फोर्थ वन होता है आपका हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। तो हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड तक जा भी रही है, ब्लड उसको कैरी भी कर पा रहा है, जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन भी नॉर्मल है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ब्लड में अवेलेबल, उस ऑक्सीजन को जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब यूटिलाइज ना होने के अलग अलग रीजन होते हैं, इसीलिए जो हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया होता है इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो आपका ब्लड है
वो ब्लड में बेसिकली ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी हो रहा है, बट जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो उस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पा रही है। तो ये हो गया आपका हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे साइनाइड की पॉइजनिंग हो गई, तो वो आपका हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया में कंसीडर करते हैं। अब ये जो आपका हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया है, इसको फर्दर हम 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से आपका पहला आ जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है उसका हम यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू एंजाइम सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है, उसमें फेल्योर हो जाता है पॉइजनिंग की वजह से। तो ये होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब जो भी आपका टिश्यूज का एंजाइमेटिक सिस्टम है उसमें फेल्योर हो गया है ड्यू टू पॉइजनिंग, और पॉइजन के तौर पर आपका ऑक्साइनाइड हो गया, ओवरडोज हो गया कोई भी हिप्नोटिक का या फिर एनेस्थेटिक का, तो वो केस में आपको एक्स्ट्रा सेलुलर हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरी सेलुलर हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया, तो यहाँ पर भी जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है, यानी कि जो मतलब एक्सचेंज करने की जो कैपेबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन्स की, जिसको कि हम परमिएबिलिटी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, तो उसमें आपका रिडक्शन देखने को मिलता है, वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल लिपिड सॉल्युबल एनेस्थेटिक एजेंट्स जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, हेलोथेन हो गया, तो इसमें आपकी अगर ये आपके ब्लड में अवेलेबल है, टिश्यूज में अवेलेबल है, सेल्स में अवेलेबल है, तो उसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है वो रिड्यूस कर जाती है, और उसी वजह से ऑक्सीजन का इनटेक जो है सेल्स तक नहीं हो पाता है, तो इसको हम बोल देंगे पेरी सेलुलर हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। इसके बाद में थर्ड है आपका सबस्ट्रेट हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। तो यहाँ पर क्या सबस्ट्रेट वाले में क्या होता है कि जो आपकी सेल का मेटाबॉलिज्म होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है, वो एफिशिएंसी यहाँ पर कम पड़ जाती है, वो एफिशिएंसी यहाँ पर फेल कर जाती है, सेल के मेटाबॉलिज्म की एफिशिएंसी यहाँ पर फेल्योर होता है, जिसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और फोर्थ वन है आपके हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया का फोर्थ पार्ट, जो कि है आपका मेटाबोलाइट हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। तो मेटाबोलाइट हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया में क्या होता है, यहाँ पर जो सेल रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होता है उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई या फिर यूरेनिया की पॉइजनिंग हो गई, तो उस कंडीशन में जो मेटाबोलाइट हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया होता है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है एंड प्रोडक्ट्स का सेल रेस्पिरेशन में, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन का इंटेक नहीं हो पा रहा होता है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा होता है। तो ये 4 टाइप्स हो गए आपके हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया के। एंड एनॉक्सिया के भी हमने 4 टाइप्स पढ़े, उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा यहाँ तक। अभी यहाँ पर आगे हम चलते हैं, और यहाँ पर ये पूरा एक चार्ट के फॉर्मेट में है कि आपका एस्फिक्सिया किस किस कंडीशन में क्या क्या चीज़ों को बनाता है, कैसे कैसे क्रिएट होता है, वो सारा कुछ है यहाँ पर। जैसे कि एस्फिक्सिया अगर कॉज हो रहा है तो वहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी स्फिंक्टर्स होते हैं उसमें रिलैक्सेशंस देखने को मिलते हैं, और जैसे कि जितने भी आपके एक्सटर्नल ओरिफिसेस होते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से वॉइडिंग ऑफ यूरिन, स्टूल एंड सीमेन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर अनकॉन्शियसनेस हो रही है तो वहाँ पर मसल पावर जो रहती है वो लॉस कर जाती है, कैपिलरीज डायलेट करने लगती हैं, कैपिलरीज में स्टेसिस एंड एनगॉर्जमेंट होता है, एंड कभी कभी कंजेशन भी हो जाता है उसकी वजह से विसरा में, एंड कैपिलरीज रप्चर कर जाती है, टार्डियोज स्पॉट बन जाता है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि कैपिलरी स्टोसिस और इंगॉर्जमेंट हो रहा है, तो कैपिलरीज के अंदर अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज रप्चर करती हैं, एंड फिर आपका टार्डियोज स्पॉट बनता है। उसके अलावा एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर एस्फिक्सिया हो रहा है तो ऑक्सीजन टेंशन होगा, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हीमोग्लोबिन में आपकी कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से साइनोसिस होता है, और जो ब्लड है वो आपका पर्पल कलर का नजर आने लगता है। फिर आपका जो विसरा होता है उसमें कंजेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज रप्चर होती हैं, एंड टार्डियोज स्पॉट फाइनली आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या हो गया कि अगर जो भी आपके इंट्रासेलुलर सीमेंट सब्सटेंस होते हैं कैपिलरी इंडोथेलियम के, उसमें अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, कुछ डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से कैपिलरीज में परमेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और टार्डियोज स्पॉट
देखने को मिलता है। अब बार बार आप सुन रहे हो कि टार्डियोस हैमरेज स्पॉट, टार्डियोस स्पॉट, तो ये क्या है? तो बेसिकली टार्डियोस स्पॉट जो रहता है आपका, जितनी भी एस्फिक्सियल डेथ रहती है उस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है टार्डियोस स्पॉट। इसमें होता क्या है, बेसिकली ब्लड का कलेक्शन एक्यूमुलेशन एक जगह पर हो जाता है, कैपिलरीज रप्चर करती हैं तो जो ब्लड रहता है वो आपका क्लॉट करने लगता है, एंड आपको ऊपर से स्किन के ऊपर से डार्क पर्पल जैसा कुछ स्पॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि हैमरेज के स्पॉट्स होते हैं, और उस तरह के स्पॉट्स को हम नाम दे देते हैं टार्डियोस हैमरेज स्पॉट्स। तो ये जो स्पॉट्स रहते हैं आपके एस्फिक्सियल डेथ के केस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली चार्ट है। आज सच चार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो लिंक मैंने आपको बताया कि इससे ये होता है, इसकी ये मतलब जो पूरा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड फर्दर नेक्स्ट पार्ट में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो अभी ये जितनी भी पीडीएफ बता चुकी हूँ मैं कि टेलीग्राम और वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगी, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।